सो हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल स्टडी विद हैप्पीनेस। और आज से हम एक न्यू जर्नी शुरू करने जा रहे हैं मेरे उन एस्पिरेंट्स के लिए जो 12th क्लास को ज्वाइन कर चुके हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेट एवरीवन जो कि 12th में आ गए हैं और अपनी लाइफ की जर्नी के एक स्टेप में और चढ़ गए हैं। तो सबसे पहले आज जो है हम अपना पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पॉलिटिकल साइंस की बुक नंबर 1 कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स से हम आज कोल्ड वॉर एरा फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये जो मैं लेक्चर्स दूंगी इनमें मैं सारे के सारे पॉलिटिकल साइंस की दोनों बुक्स के सारे चैप्टर्स को कवर करूंगी, एक भी चैप्टर मिस नहीं होगा। तो सबसे पहले हम कोल्ड वॉर एरा के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि 1945 से 1991 का जो दौर था वो कोल्ड वॉर एरा के नाम से जाना जाता है। अब 1945 से जो बैक स्टोरी है वो पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें कोल्ड वॉर एरा तब तक समझ नहीं आएगा जब तक हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर को नहीं पढ़ेंगे। तो इम्पॉर्टेंट में सबसे पहला पॉइंट है हमारा 1939 टू 45 वर्ल्ड वॉर टू। तो जैसे कि आप जानते हैं कि 1939 से 1945 में वर्ल्ड वॉर टू हुई थी, और वैसे 1914 से 1918 में वर्ल्ड वॉर वन हुई थी। लेकिन अभी हमारे लिए जो सिग्निफिकेंट है वो है 1939 से 45 की वर्ल्ड वॉर टू। तो इसमें हम जानते हैं कि पावर्स जो थी, दो वर्ल्ड था वो दो पावर्स में बटा हुआ था। पहला है एक्सिस एंड अलाइड। एक्सिस में जो तीन मेन पावर्स थी देवर जर्मनी, ब्रिटेन एंड इटली। और एलाइड में जो तीन मेन पावर्स थी वो थी यूएस, यूएसएसआर एंड ग्रेट ब्रिटेन। तो आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यूएस, यूएसएसआर और ग्रेट ब्रिटेन जो है वो एक साथ थे वर्ल्ड वॉर टू में। तो वर्ल्ड वॉर थ्री में हम देखेंगे कि रिलेशनशिप्स में भी बहुत ज़्यादा, आई एम सॉरी, नॉट वर्ल्ड वॉर थ्री बट कोल्ड वॉर एरा में हम ये देखेंगे कि जो रिलेशनशिप्स हैं कंट्रीज के एक दूसरे के साथ, जो अलायंसेस हैं, उनमें बहुत ही बड़ा चेंज देखने को मिलता है। तो वर्ल्ड वॉर टू का एंड कैसे हुआ? वर्ल्ड वॉर टू का एंड जैसे हुआ वो एक बहुत ही डार्क इवेंट माना जाता है, क्योंकि टू एटॉमिक बॉम्ब्स थे जो यूएस ने जापान के टू सिटीज में, हिरोशिमा और नागासाकी पे ड्रॉप किए थे 5th एंड 6th अगस्त को इन 1945। तो ये जो है, इस पे जो क्रिटिक्स हैं इसके, क्योंकि इन्होंने जो किया उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हार्म और डिस्ट्रक्शन जो है वहाँ के पीपल्स और सोसाइटी को पहुँचा, और मैनकाइंड के लिए ये बहुत ही ज़्यादा चिंता करने की बात थी। तो इस पे क्रिटिक्स ने अपने व्यूज़ को डाइवर्जेंट किया है, जो कि हमारे फर्स्ट चैप्टर में मेंशन है, तो उसको हम बाद में कवर करेंगे। तो आगे चलते हैं कि वर्ल्ड वॉर टू के रिजल्ट्स क्या थे। तो पहला रिजल्ट था एमरजेंस ऑफ टू पावर। जो वर्ल्ड वॉर टू में ये हादसा हुआ कि जो दो एटॉमिक बॉम्ब्स गिराए गए थे, तो उनमें जो क्रिटिक्स शामिल थे कि जो यूएस को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनमें से एक हमारा प्यारा यूएसएसआर भी था। वो भी यही कह रहा था कि जो यूएस है उसे वर्ल्ड वॉर टू के एंड में एटॉमिक बॉम्ब्स जापान पे नहीं गिराने चाहिए थे। तो आप देख सकते कि कहाँ एलाइड पावर्स में यूएस और यूएसएसआर जो थी वो साथ में दोस्त थे, और अब एकदम से वो एक दूसरे के अपोजिट हो गए। तो दो सुपर पावर का इमरजेंस हुआ, एक तरफ था यूएस और एक तरफ था यूएसएसआर, जिसे हम सोवियत यूनियन के नाम से भी जानते हैं। अब जब वर्ल्ड वॉर टू, दोबारा से हम वहीं जाएंगे कि जब एटॉमिक बॉम्ब्स का ये पूरा दौर चला, जब जापान पे ड्रॉप हुआ और वहाँ पे जिस तरह की डिस्ट्रक्शन हुई, उससे सबको एक बात तो समझ आ गई थी कि वर्ल्ड में तीसरी वर्ल्ड वॉर नहीं होनी चाहिए। अगर हो गई तो मैनकाइंड एक्सटिंक्ट होने की नौबत भी आ सकती है, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स और जितने भी कह सकते हैं न्यूक्लियर वेपन्स हो गए, एटॉमिक बॉम्ब्स हो गए, ये सब सारी कंट्रीज अब डेवलप करना शुरू कर रही थी। तो कहते हैं ना कि वॉर जो है वो कुछ नहीं बचाती, और सिर्फ हमें लाशें ही दिखाई देंगी पूरे संसार में इंसानों की। तो इसलिए लॉजिक ऑफ डेटरेंस बनाई गई, जिसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी। और इसी वजह से पीस कीपिंग इंस्टीट्यूशन फॉर्मेशन हुआ यूएन का। यूएन के ऊपर भी पहले भी, मतलब आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन, पहले भी एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया था जिसे लीग ऑफ नेशंस कह रहे थे। तो अब लीग ऑफ नेशंस का सक्सेसर और एक न्यू वर्जन जिसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशंस थी, वो बनाया गया फॉर्मेशन ऑफ यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस, जो कि 30 अक्टूबर को हुआ था यूएन चार्टर को साइन करके, जिसमें 50 कंट्रीज इंक्लूड थी। तो आइए
अब हम इस चैप्टर का मेन पार्ट शुरू करते हैं। सो गाइस, अब वर्ल्ड वॉर टू का एंड जो है वो आपकी बुक में दे रखा है। तो मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ इस बीच में, कि मैं आप लोगों को इस तरह से पढ़ाना चाहती हूँ कि आप लोग कन्फ्यूजन ना हो, और वो इसी तरह से हो पाएगा कि मैं आपको लाइन बाय लाइन डेट्स के साथ साथ ये सारी चीज़ें कराती रहूँ। तो इस चैप्टर में मैं जितना इसको सिंक्रोनाइज कर सकती हूँ, ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ा सकती हूँ, मैं पढ़ाऊँगी। इसलिए मैंने पहले ही वाला टॉपिक चूज़ किया है। आपकी बुक में पहले क्यूबन मिसाइल क्राइसिस दे रखा है, जो कि 1962 और 61 ऐसे स्टार्ट हुआ था। तो इसलिए मैं पहले 1945 का सारा पार्ट आपको करा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड वॉर टू एंड, अगर आपको उसे बुक में पढ़ना हो तो पेज नंबर 3 में वाई वर्ल्ड वॉर या व्हाट इज़ कोल्ड वॉर, इसमें दे रखा है सारा। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि 1945 में सारी एलाइड पावर जो थी, उन्होंने एक्सिस पावर को डिफीट कर दिया था। एलाइड पावर में मैंने आपको क्या बताई, 3 पावर्स थी, राइट। लेकिन उसमें आपको एक और ऐड कर लेनी है, जो कि थी फ्रांस, जो कि वो बाद में जुड़ी थी। तो 4 पावर्स हो गई हैं यहाँ पे। कौन कौन सी? यूएसएसआर, यूएस, ग्रेट ब्रिटेन एंड फ्रांस। तो उन्होंने 3 मेन एक्सेस पावर्स कौन सी थी? जो हमारी एक्सेस पावर्स थी, जैसे जर्मनी, जापान और इटली, उन्हें बुरी तरह से हरा दिया था। लेकिन क्या ये यूरोप के अंदर रहा? नहीं। वर्ल्ड वॉर टू जो था वो सारे रीजन्स में स्प्रेड हो गया, जो कि यूरोप से बाहर थे, जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया, म्यांमार, जो कि उस टाइम पे बर्मा कहा जाता था, चाइना और ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। तो गाइज इस टाइम पे 1945 के टाइम पे हमारे यहाँ पे कॉलोनियल रूल था, ब्रिटिशर्स का रूल था। तो जाहिर सी बात है कि हम इफेक्ट होने ही थे। तो वर्ल्ड वॉर जो थी उसने क्या किया? इट डिवास्टेटेड वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ, मतलब इसने पूरे वर्ल्ड में बर्बादी और कहर मचा दिया, क्योंकि इसने बहुत सारी जानें भी गई और सिविलियन प्रॉपर्टी जो थी, यानी जो लोगों की प्रॉपर्टी थी, उसको नुकसान भी हुआ। हाँ जी, मैंने आपको बताया अर्लियर कि कहाँ कहाँ वो फैला था, और उसने कैसे कितने सारी जो ह्यूमन लाइफ्स थी और सिविलियन प्रॉपर्टी थी, उसको डिस्ट्रक्ट कर दिया था। तो अब बात आती है कि उन 2 महान एटॉमिक बॉम्ब्स के नाम की, जिनको यूएस ने ड्रॉप किया था जापान की 2 सिटीज में। सो दे वर लिटिल बॉय एंड फैटी मैन। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, पर हाँ जी, यही उनके नाम थे। लिटिल बॉय एंड फैटी मैन जो थे, उनके कोड नेम्स थे। जब उन्हें ड्रॉप किया गया था तो यही नाम यूज किए गए थे। अब नेक्स्ट बात आती है कि व्यूज जो कि डाइवर्ज हो गए थे 2 जगह, सपोर्टर्स ऑफ यूएस एंड क्रिटिक्स। सो फर्स्ट वन वाज सपोर्टर। सपोर्टर्स ने क्या दलीलें दी अपनी कि यूएस ने ऐसा इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? तो सबसे पहला उन्होंने कहा कि ये बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी था। मुझे पता है आपको भी थोड़ा सा बुरा लग रहा होगा सुन के कि उन्होंने इसको नेसेसरी बताया, क्योंकि इसकी इतनी ज़रूरत नहीं थी। पर फिर भी उन्होंने क्या कहा वो सुनिए, कि ड्रॉपिंग बॉम्ब वाज नेसेसरी टू एंड वॉर क्विकली। कि जो वॉर थी, जो हमारी लड़ाई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वो बहुत लंबी, यानी 6 साल वो चल चुकी थी। 1945 1939 से 1945 तक, तो 6 साल चलने के बाद वो इतनी बड़ी लड़ाई हो चुकी थी। तो उसे जल्दी ख़त्म करने के लिए उन्हें ड्रॉप करने पड़े 2 बॉम्ब, वो भी जापान पे। और इसलिए भी ड्रॉप किया ताकि अमेरिकन और जो अलाइड पावर्स में जितने भी सोल्जर्स हैं, उनकी जानें और बेवजह ना जाएं। तो ये जो थी बहुत ही ज़्यादा इलॉजिकल सपोर्टर्स की जो व्यू था वो ये था, और उनका कहना भी यही था। तो क्रिटिक्स का क्या कहना था? तो क्रिटिक्स ने 3 मेन पॉइंट्स दिए। पहला पॉइंट तो ये कि जापान जो था वो उस वक्त अपने आप ही सरेंडर करने वाला था। तो उन्होंने इस एक्शन को यूएस के बहुत ही अननेसेसरी बताया। सेकंड पॉइंट ये था कि इट शोज कि क्योंकि जापान, हमें जब उन्हें पता था कि जापान सरेंडर करने वाला है, तो उन्होंने ड्रॉप बॉम्ब्स क्यों किए? तो ये यही जताता है कि यूएस जो है वो यूएसएसआर को मिलिट्री और पॉलिटिकल गेन्स नहीं देना चाहता था, एशिया और कहीं भी, चाहे एशिया हो चाहे कहीं भी हो, वो नहीं चाहता था। यूएसएसआर से नहीं चाहता था कि यूएसएसआर यूएस से ज़्यादा एलाइड पावर्स को बना ले या अलाइंसेस को फॉर्म कर ले या उससे ज़्यादा बड़ा हो जाए। तीसरा एक और चीज़ जो कि उन्होंने कही क्रिटिक्स ने, कि वो मॉस्को को ये दिखाना चाहता था, कौन? यूएस। यूएस मॉस्को को ये दिखाना चाहता था कि यूएस सुप्रीम है।
तो मॉस्को कहाँ है? मॉस्को है रशिया में करंटली, और पहले था यूएसएसआर में। तो यूएसएसआर को वो बेसिकली ये दिखाना चाहता था कि यूएस इज अ सुप्रीम पावर और तुम उसके जैसे पावरफुल कभी नहीं बन सकते। तो बेसिकली ये थे इसके क्रिटिक्स और ये थे इसके सपोर्टर्स और ये थे उनके नाम। तो गाइज मैं जो हूँ, मैं इस तरह से नोट्स को, मैं ब्लैक बोर्ड पे पॉइंट्स को लिख रही हूँ कि अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो अगर आप उनको कॉपी भी कर लेंगे तो भी ये बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो चलिए हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, लॉजिक ऑफ डेटरेंस पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, one of the most actually important topic, logic of deterrence। तो what is logic of deterrence? इसी पे सारा खेल बेस्ड है, हमारा जितना भी प्ले है कोल्ड वॉर का और यूएन फॉर्मेशन का, सारा इसी पे बेस्ड है। दैट द डिस्ट्रक्शन डन बाय एटॉमिक बॉम्ब इज एक्सपेंसिव फॉर एनी कंट्री to bear because when two countries rival are in possession of nuclear weapons, they are capable of inflicting death and possession। तो इन्होंने पहले पॉइंट में क्या कहा है कि जो दो दो एटॉमिक बॉम्ब से जो डिस्ट्रक्शन होती है, जो विनाश होता है, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव या फिर बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है किसी भी कंट्री को सहने के लिए। क्योंकि जब दो कंट्रीज जो कि राइवल हो, जो कि एक दूसरे की दुश्मन हो, वो इन न्यूक्लियर वेपन्स के पोजीशन में हो, उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हो, तो वो डेथ को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से पोजेस कर सकती हैं। उनकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है ह्यूमन काइंड को भी और सिविलियन प्रॉपर्टी को भी। सोसाइटी का डिस्ट्रक्शन उनसे हो सकता है। तो इट इज़ अनएक्सेप्टेबल टू ईच अदर, अ फुल फ्लेज वॉर इज अनलाइकली इन स्पाइट प्रोवोकेशंस, neither side want to risk war since no political gain justify war। This line, since no political gain justify war, this is very important to understand। क्योंकि उन्होंने क्या कहा कि ये डिस्ट्रक्शन और जो डेथ है ये बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि एक फुल फ्लेज वॉर की वजह से हम ये देखें कि पूरे इंसान जो है, जितने भी, अब एक बात बताओ, जब वॉर होती है दो कंट्रीज के बीच में, तो उन मासूम सिविलियंस का क्या दोष होता है कि उनको भी हैवी डैमेज उठाना पड़ता है उनके। अब जैसे आप करंटली देख रहे हो कि अभी रशिया की वॉर चल रही है यूक्रेन से, तो यूक्रेनियन जो सिविलियंस है उनका क्या दोष है, ठीक है, उनकी क्या गलती है जिसकी वजह से उनके घर जो उन्होंने इतनी मेहनत से बनाए वो टूट के बिखर रहे हैं। तो वही बात है कि अगर हम यहीं पे भी सेम अप्लाई करें कि ये एक अनएक्सेप्टेबल थिंग है, ठीक है, कि न्यूक्लियर वेपन्स और एटॉमिक बॉम्ब का यूज़ करके पूरी की पूरी सोसाइटी, जिसको 10 15 20 30 40 साल लग जाते हैं बनने में, खड़े होने में, उसको कुछ 2 सेकंड में ही ऐसे ताश के पत्तों की तरह उड़ा दिया जाए। तो इंस्पाइट प्रोवोकेशंस, तो अगर प्रोवोकेशंस भी हो, कहीं से आपको लगे कि प्रोवोक हो रहे हो आप, कोई आपको पोक कर रहा है, बार बार परेशान कर रहा है, कोई भी इंसान, फिर भी कोई भी कंट्री रिस्क ना ले वॉर का, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा खर्चा भी होता है और डेथ भी होती है और महंगी भी पड़ती है। क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल गेन, चाहे आपको कितना भी राजनीतिक फायदा हो रहा हो किसी भी वॉर से, वो वॉर को जस्टिफाई नहीं करता। कि अगर आपसे कोई कंट्री बोले कि हम वॉर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें फलाना एडवांटेज मिल रहा है या फिर हमें क्या कहते हैं, ये पॉलिटिकल गेन मिल जाएगा, लेकिन वॉर वॉर जैसी चीज़ जो है पॉलिटिकल गेन के लिए, सिर्फ एक पॉलिटिकल गेन के लिए यूज़ नहीं की जानी चाहिए, और इसी को लॉजिक ऑफ डेटरेंस कहते हैं। Both sides have the capacity to retaliate against an attack and to cause so much destruction that neither can afford to initiate war। तो वो यही कह रहे हैं कि जो पूरी दोनों साइड्स हैं, ऐसा मत समझो कि जो वॉर में दो साइड हैं, जो दूसरी साइड है उसके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं है। नहीं, दोनों साइड्स जो होती हैं उनके पास कैपेसिटी होती है, उनके पास क्षमता होती है कि वो रिटेलिएट, वो वापस से जवाब दे सकें एक अटैक का। और लेकिन इससे इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगी, इतनी ज़्यादा विनाश होगा कि दोनों में से कोई भी दोबारा वॉर को इनिशिएट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो बचेगा ही नहीं। सारी कंट्री, सारी सिविलियंस, सारी प्रॉपर्टीज़ और सारी लाइव्स इस एक वॉर की वजह से, जो पॉलिटिकल गेन्स के लिए करते हैं, वो बर्बाद हो जाती है। सो येस गाइस, दिस वॉज लॉजिक ऑफ डेटरेंस, और आई होप आपको समझ आया होगा। तो मैं आपको पॉइंट्स को जूम करके दिखा देती हूँ। दिस वॉज द फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, ये आपकी बुक में भी दे रखे हैं, बट अगर आपको पॉइंट्स में ज़्यादा समझ आता है और अगर आपको नोट्स बनाने हो,
सो आई थिंक इट मे बी हेल्पफुल फॉर यू। सो गाइस, यहीं पे हमारा आज का जो सेशन है वो ख़त्म होने जा रहा है। आज हम देख लेते हैं हमने क्या-क्या पढ़ा है। तो हमने आज ली है बेसिक नॉलेज कि वर्ल्ड वॉर 1 क्या थी, वर्ल्ड वॉर 2 क्या थी, उनकी डेट्स और उनकी पावर्स के बारे में भी हमने बहुत कुछ पढ़ा है। फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में हमने अच्छे से डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ली है। सबसे पहले कॉन्सिक्वेंसेस, उसके बाद कौन कौन सी पावर्स थी इसमें इन्वॉल्व, और बॉम्ब ड्रॉप ऑन जापान कैसे हुआ, कौन सा था, कौन सी डेट को, और साथ ही साथ इस पे सपोर्टर्स और क्रिटिक्स के क्या कहने थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट आज का टॉपिक था लॉजिक ऑफ टेट्रेंस। तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मेरी वीडियोस की, मेरे लेक्चर्स की मिलती रहे। और साथ ही साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, एंड प्लीज़ आप कल मेरी वीडियोस से, मेरे इन सेशन से जुड़िएगा। और आई अश्योर्ड यू कि आपको जितने भी नोट्स यहाँ मिल रहे हैं दे आर वेरी सफिशिएंट कि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ। एंड आई होप आपको मेरी जो डिस्क्रिप्शन है वो अच्छी लगी होगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टुमारो।